जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। मैं भी बैठूंगा जब पूरी हो जाएगी तब। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवन चलते हैं, चाहे वो वनस्पति का हो चाहे जीव जंतु, ठीक है ना, तो वो जीवन जो है एक लय में, एक सुर में और एक ताल में चलते हैं। जैसे संगीत होता है ना, है ना, तो अगर ये ताल बिगड़ता है तो पूरा जीवन चक्र और जो पूरे जीवन चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। ताल बिगड़े या सुर बिगड़े या लय, ठीक है। अब हम यहाँ पर बैठेंगे, जंगल दिख रहा है आपको, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, है ना। बिल्कुल आप इसको थोड़ा सा अच्छे से सुन लीजिए तो आपको वो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल याद हो जाएगा, सरल भाषा में। यहाँ पर हम बैठे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, नीचे यहाँ घास वगैरह दिख रही है ना। तो नीचे क्या है, जमीन है, मिट्टी है। ऊपर क्या है, प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दीगर और भी हवाएं हैं, पर्यावरण है ना। तो निर्जीव और सजीव, सजीव और निर्जीव के बीच इनके मिलने से जो लगातार क्रियाएं होती है वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। शब्द से ही समझ जाइए आप, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार चलने वाला तंत्र, ठीक है ना। तो परिस्थिति के अनुसार चलने वाला तंत्र। अब निर्जीव क्या क्या हुए भी, अब ध्यान से सुनिए आप, क्या आप ही बताइए निर्जीव क्या क्या हुआ। निर्जीव हुई मिट्टी, नीचे हुआ जल, फिर हुए खनिज लवण, फिर कार्बनिक पदार्थ, ये सब निर्जीव। ऊपर प्रकाश निर्जीव, कार्बन डाइऑक्साइड निर्जीव। अब सजीव क्या हुए, सबसे पहले तो आएंगे पेड़ पौधे, है ना। अब ये अगर मान लो इनका बीज गिरा तो ये उगे, इनका ग्रोथ चालू, तो क्या करेंगे, उससे जड़ से पानी लेंगे, लवण लेंगे, कार्बनिक पदार्थ लेंगे और ऊपर से क्या करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल हरा होना जरूरी है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके क्या करेंगे, भोजन, है ना। भोजन बनाने के बाद उसको खाएगा कौन, शाकाहारी प्राणी, है ना। बहुत सारे कीट भी आते हैं उसमें, बहुत सारे, जैसे डियर हुआ या गाय बकरियाँ, ये सब खाती है ना, ये खाया। फिर उसके बाद में इनको कौन खाएगा, छोटे मांसाहारी भी हो सकते हैं, बड़े मांसाहारी भी हो सकते हैं, है ना। फिर इनको कौन खाएगा, बड़े मांसाहारी। तो ये क्या कहलाया आपको, पेड़ पौधे और घास वगैरह, ये कहलाए उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, सॉरी उत्पादक। क्या कहलाए ये, उत्पादक, प्रोड्यूसर, है ना। प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके ऊपर कौन निर्भर रहता है, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। तो इसमें क्या होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक, प्राइमरी, फिर द्वितीयक, तृतीयक। तृतीयक में कौन चला गया, सबसे बड़ा मांसाहारी। तो अब इस जंगल की अगर हम बात करें तो इस जंगल में कौन है सबसे बड़ा मांसाहारी, इसको क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला, जो मैंने बताया, जीव चक्र, है ना। और इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है, क्या है, दो घटक है, कौन से, तो दो कंपोनेंट, निर्जीव, इन दोनों के मिलने से तंत्र का मतलब होता है जो लगातार चलता है।
होता है कि जैसे मान लो ये पत्ती को कीट ने खाया, तो कीट को किसने खाया? पक्षी ने खाया। तो ऐसा ये जाके क्या है, ऐसा जाल भी बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? फूड वेब, खाद्य जाल, ठीक है ना। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ठीक। इसके बाद सब मर गए, मृत्यु निश्चित है, सब पूरे जीव जंतु भी, वनस्पति भी, बड़ा मांसाहारी भी मरे। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, नेचुरली मर गए, मारा नहीं, तो फिर क्या होगा? सर फिर से उत्पादन होगा। कैसे चालू होगी भाई? आप घटन किसने किसने बोला? 1 2 3 कि 2 ईमान? अच्छा 3 ये क्या चालू हो रहा है? ये तो बनवारी जी चल ठीक है, अभी रहना सब हो जाएगी तब तक। पेन माया होय मी नाही देत दुसरा नाही पाहिजे मी याच पाहून नहीं रखो। तो कार्बनिक पदार्थ खाता है, वो भी खा के निकालता है। डीकम्पोजर का मतलब होता है सड़ाने वाला। तो सड़ाते कौन है? फंजाई, बैक्टीरिया। तो के मतलब क्या होता है? ह्यूमस बनता है। जंगलों में या कहीं पर भी तो ह्यूमस बनने की जो प्रक्रिया है 1000 साल में 2 सेंटीमीटर ह्यूमस बनता है, ठीक है ना। और पानी आया या वैसी रहा तो एक झटके में बह जाता है, ठीक है ना। तो ह्यूमस बनता है। मान लीजिए ये हमारे जो डीकम्पोजर है अगर नहीं रहे तो क्या होगा? यहाँ पर पत्तियों का बड़ा ढेर लग जाएगा और पूरा का पूरा जो फूड चैन है वो टूट जाएगा। यानी कुल मिला के ये है कि मिट्टी नहीं बनेगी, ह्यूमस में वो नहीं बनेगा। तो अब ये देखिए, तो अपन ने क्या जाना? पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जान लिया, निर्जीव सजीव इसमें भाग लेते हैं, है ना। और कैसे कैसे उत्पादक हुए और फिर ये पंचों बने। ये मुख्य रूप से जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमारी धरती पर 2 प्रकार के, पानी और धरती, जमीन और जली और थली, जली और थली, ठीक। अब जल में अपन ने यहाँ की बात की, जंगल में क्या है सबसे ऊपर? अब बिल्कुल आप बिल्कुल जल्दी जल्दी बोलेंगे आप, है ना। जंगल में क्या है सबसे ऊपर? सबसे ऊपर खाद्य श्रृंखला में कौन है सबसे ऊपर? देखिए जहाँ पर जैसी परिस्थिति होती है वैसे चलता है ये पारिस्थितिकी, है ना। तो जो जमीन है, जो धरती है, या जो थली है, वो भी अलग अलग प्रकार है। तो उसका बता दूँ, जंगल में कौन है सबसे ऊपर? टाइगर, शेर नहीं है, बाघ है, ठीक, बाघ है। फिर उसके बाद में आपने बगीचे में कौन है? बगीचे में कौन? सब जगह इकोसिस्टम सब जगह चलता है। बगीचे में कौन है? बगीचे में छोटे छोटे कीट होते हैं, पक्षी सबसे ऊपर है, पक्षी खा लेते हैं इनको। खेतों में कौन है? वहाँ पर भी पक्षी ऊपर। रेगिस्तान में कौन है? है ना, लकड़ बग्गा, किसको बोला? देखिए ऊँट तो परिस्थिति जो वहाँ की जो परिस्थिति थी, तो वो ऊँट जानवर वहाँ पर मतलब जो है डेवलप हुआ है, धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन को लंबी किया, है ना। कुछ भी नहीं है, ऊपर ही मिलता है, खिजड़ी वगैरह के पेड़ पत्तियाँ खाना पड़ता ना उसको। तो ऊँट से भी एक वो खुद भी जीता है, जहाँ पर कोई नहीं जी सकता वहाँ पर ऊँट जीता है और दूसरों को भी जिंदा रखता है ना। ऊँट की खासियत उसको क्या कहते हैं अपन? मरुस्थल का जहाज। तो रेगिस्तान में क्या है कि जो जीवन है वो चलता नहीं है, जबरदस्ती उसको है ना। यहाँ पर जीवन चल रहा है, यहाँ पर आजू बाजू गाँव है, वो भी अच्छे आसानी से सब चल रहा है ना। अच्छा, उसके बाद में
बर्फीले स्थानों पर कौन है सबसे ऊपर? स्नो लेपर्ड है ना, ये है ऊपर। ठीक है, तो अब तो मतलब इको सिस्टम को सरल भाषा में थोड़ा थोड़ा समझ गया है ना। ये आप जहाँ पर भी जाएंगे ना तो इसलिए काम में आएगा, क्योंकि फूड चेन कैसे चलती है, टूटेगी तो क्या होगा? आप थली पे आ जाते हैं, जली पे आ जाते हैं, तो जल में यहाँ पर क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये डैम दिख रहा है। डैम के नीचे बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, खाई वगैरह होती है, अलगी वगैरह रहती है ना। ये अपना ये क्या कहलाते हैं? उत्पादक। इसको खाने वाले बहुत सारे जलीय जंतु हैं। और फिर उसके बाद में सबसे ऊपर कौन है यहाँ? पक्षी, किंगफिशर वगैरह है ना। बड़ी मच्छी का कौन है? लोग है, इंसान। यहाँ पर भी बड़ी बड़ी मछली होती है ना, तो इंसान पकड़ कौन लेता खाता है। है? मछुआरे इंसान। अभी वर्तमान के समय में जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनमें सबसे ऊपर मनुष्य मैंने सांगितलं. वो नाही भेटत चॉकलेट. हे आगे सुनो पहिले. प्राकृतिक रूप से मानव नहीं है, लेकिन वो है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता मानव. ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे ऊपर को क्या कहलाए, बहुत सारे पक्षी हैं जो बड़ी बड़ी मछलियों को भी क्या कहते हैं, तो होता ना मालूम है क्या, जो ऊपर से आता है वो ऐसे ऐसे करता रहता है, बड़ी नजरें रहती हैं, क्या बोलते हैं, इधर ध्यान देंगे आप लोग, बिल्कुल बात नहीं की, अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ. मेरे को अगर आप लोग बोर हो गए ना तो मुझको बता देना कि सर हम बोर तो हम कुछ दूसरा कुछ भी बता देंगे आपको, मनोरंजन कर देंगे आपका. तो ये यहाँ के पानी की बात होगी. छोटी नदियों में क्या है, छोटी छोटी मछलियाँ हैं, है ना, और मेंढक इत्यादि रहते हैं वहाँ शाकाहारी. और फिर उसके बाद ऊपर कौन आ गया, अपने पक्षी है ना, छोटी नदियों की बात होगी. अच्छा अब बताइए आप, और साथ साथ उसके एक घड़े के आकार की आकृति होती है, घड़े के, और ये कितने होती है, मेल दोनों से जमीन पर केकड़े गायब होते हैं, वो अंडे खा देते हैं. केकड़े कहाँ अंडे देते हैं? रेत में. बहुत सारे ऐसे जो है जलीय जंतु है वो रेत में और जो इसमें जो क्या कहते हैं जल में, चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे वो डैम, बड़ा डैम हो, चाहे समुद्र, वहाँ पर जितने जलीय जंतु रहते हैं तो वो क्या करते हैं, खाते क्या है, वो काई वगैरह खाते हैं. और बहुत सारे जलीय जंतु क्या करते हैं, गंदगी भी खाते हैं, है ना. तो वो हमेशा जल को शुद्ध बनाएगा. अगर ये हमारी फूड चेन टूटी तो हमारी नदियों का पानी, ये बात ध्यान में रखने वाली, ठीक है ना. नदियों का पानी हमारा उसमें अगर हमने कोई केमिकल डाला या कोई फैक्ट्री का या कोई गंदा पानी डाला तो निश्चित रूप से हमारी जितनी नदियाँ हैं वो मरते जा रहे हैं. पढ़ना से ही जानना चाहिए कितनी गंदी पूरी, और एक अतिक्रमण ज़्यादा हो रहा है. तो जब अब देखिए आप इसको बंद कर देंगे, मुझको बार बार बोलना ना पड़े, मुझको भी थोड़ा
शर्म सी आने लगती है कैसे बोलूं। फिर थोड़ा सा क्या होता है, वेल तो बड़ी होती है, वेल क्यों नहीं? वेल शाकाहारी इसके ऊपर है ना, वेल शाकाहारी और शार्क जो है मांसाहारी। सारी इसमें और भी अंतर है शार्क और ब्लू वेल होती है स्तनधारी मैमल और जो वेल होती है वो पानी के ऊपर आती है सांस और शार्क होती है पानी के यानी शार्क होती है वो पानी में भी ऑक्सीजन मिलती है ऊपर आती है ऊपर आती है ऑक्सीजन। इनमें फेफड़े, वेल में फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं और शार्क में गलफड़े या गिल्स। तो अब आप लोगों ने मतलब जाना कि भाई ये मोटे मोटे सब पूरे इकोसिस्टम में जितनी फूड चेन जो बताया मैंने तो ये याद रखिए। अब देखिए आप ये टूटती कैसी चीज़ है और टूटना क्यों नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए जंगल में या वनों में शाकाहारी पानी का सबसे काट देता है, सबको मार देता है। क्या हुआ? क्या उसके परिणाम क्या निकलेंगे? मांसाहारी नहीं रहेंगे, जी सर, शाकाहारी नहीं रहेंगे तो मांसाहारी नहीं रहेंगे। जी सर, ठीक है, मान लीजिए घास ही नहीं रहा तो फिर तो कब गया घास या मतलब वनस्पति नहीं तो फिर सब चला गया। एक दूसरे पर अगर मांसाहारी नहीं रहे तो फिर क्या होगा? शाकाहारी की संख्या बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सिस्टम जो है ना बताया था जहाँ बाघ रहता है वहाँ पर जो सिस्टम बैलेंस ठीक है। और एक बात ध्यान देने वाली किसी तरह जो ईश्वर ने बनाया है वो नेचर है, प्रकृति है। जो मानव ने बनाया है वो मानव ने बनाया, जैसे रोड है ये प्रकृति नहीं है ना, ये डैम है ये भी मानव ने बनाया। तो ईश्वर ने ये भी व्यवस्था करके रखी है कि अगर कोई भी जानवर या कोई वनस्पति ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति होती है तो उसको कैसे बैलेंस करें या नियंत्रित करें, है ना। तो कीट इंसेक्ट जानते ना, जी सर, इंसेक्ट में तितली होती है, मधुमक्खियाँ होती है ना। तो इनको नियंत्रण करने के लिए क्या बनाया है? इनको नियंत्रण करने के लिए ईश्वर ने किसको बनाया है? किसने बोला? धीरे धीरे मुंह में मत बोलो। किसने बोला? पक्षी किसने बोला? इधर चॉकलेट तालियां बजाए मैं बहुत तालियां मिल गई मिल गई। अरे यार तो कीटों को नियंत्रण करने के लिए पक्षी अच्छा पक्षियों को नियंत्रण करने के लिए बड़े पक्षी बनाए हैं और या फिर वो सबसे टॉप में तो वो सीधे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ठीक है जमीन में। अच्छा अब जब कीटों का जिक्र आया तो कीटों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कीट किसको किसको कहते हैं? मधुमक्खियाँ, तितली इत्यादि जो होते हैं सभी कीट कहलाते हैं। मच्छर, ये सब इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड है ना। तो इनका कोई क्या भूमिका है हमारी आजकल? बड़े ध्यान से सोच के बताओ। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये जीवन भर याद रहना चाहिए। कीटों का चाहे वो आर्ट्स के छात्र हो चाहे मतलब कॉमर्स के, कीटों का क्या रोल है, क्या भूमिका है?
सर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो कीट होते हैं वही एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, यानी कि जो उनके क्या बोलते हैं यार, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में वो चॉकलेट में पहुंचा- पहले ही दे देता हूँ क्योंकि वो आपको शायद बोलते नहीं आ रहा है ना। ये नहीं सर, चॉकलेट नहीं चाहिए, चॉकलेट के लिए अपने जनरल अरे नहीं भाई, चॉकलेट मेरा देना फर्ज है भाई। बहुत बढ़िया। क्या है कि जो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक के पॉलिनेशन का काम जो है कौन करता है? कीट करते हैं। दुनिया में इस पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां हैं उनमें से 75% वनस्पतियों का परागण पॉलिनेशन कौन करता है? कीट। और उनमें से भी 50% कौन करता है? मधुमक्खी, है ना। अगर ये समाप्त हो गए तो हम सब समाप्त हो जाएंगे, हमारी भोजन की थाली छिन जाएगी, है ना। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? क्या से मार रहे हैं? कीटनाशक। तो उसके कितने नुकसान है? कीट तो मर ही रहे, हम भी जहर खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये निश्चित रूप से हमको कीटनाशक पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और इसके लिए अवेयरनेस लाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे जो विकसित देश है वहाँ पर ये प्रतिबंधित पहले से ही है, बैंड है, ठीक है। अब कीट तो कम हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है पक्षी जो कीटों को खाता है, भाई हमने कीटनाशक से मार दिया, पक्षियों को क्या मालूम ये मरा कीटनाशक से, उन्होंने खा लिया, या अधमरा हो तो खा लिया उसने, वो भी गए, तो वो भी मर रहे हैं। पक्षियों का क्या रोल है? कीटों पर कंट्रोल करना। हाँ, कीटों का नियंत्रित करना। और एक और इधर सीड डिस्पर्सन, बीजों का फैलाव, है ना। बीजों का फैलाव कैसे? वो खाते हैं और विस्तार के साथ अपने दूसरी जगह निकालते हैं। जैसे बहुत सारे देखा होंगे आपने, पीपल, बरगद, नीम, और चंदन, इसके जो बीज होते हैं ना, ताकि वो फैलाते हैं। अच्छा, तो ये हो गया कि इसकी। अब बताइए आप, मच्छर का कोई हितकारी रोल, हितकारी मतलब कल्याणकारी भूमिका। मच्छर क्या करता है? मुझसे कटता है, डेंगू फैलाता है, बीमारी फैलाता है, सोने नहीं देता, चॉकलेट पाहिजे पण गलत गलत नको सांगू का, मी सांगत होतो है ना। तो लेकिन इसका भी अभी बताया ना मैंने आपको, कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए लाभदायक है। ठीक। तो क्या है, हो गया, बताइए, बता पाएंगे आप? ध्यान से सुनिएगा। आर्किड जानते हैं आप? आर्किड एक पौधा होता है जो पेड़ों के ऊपर लगता है, जिसके एरियल रूट्स होती है, पत्तियां होती है उसमें। वो भोजन, वो पैरासाइट नहीं होता, वो परजीवी नहीं रहता, वो खुद अपना भोजन बनाता है, जड़ों से लेता है सब कुछ, है ना। पानी और पत्तियां हरी रहती है तो वो खुद का भोजन बनाता है। उसको क्या कहते हैं? आर्किड में सबसे सुंदर फूल आता है जिसमें कोई खुशबू नहीं, है ना। सबसे सुंदर फूल होता है, ठीक है। इसकी आजकल खेती होती है पॉली हाउसेज में, जो हरा है ना। तो ये एक डंडी लगभग 12 रुपये से 10 रुपये से 12 रुपये के बीच में बिकती है। क्यों बिकती है ये? क्योंकि ये पानी वाले जार में हम रखते हैं उसको, तो ये लगभग 20 से 25 दिन मुरझाती है, ठीक है ना। इसलिए ये बहुत महंगी है। आर्किड सुंदर फूल आता है। और हमारे यहाँ झाड़ों में कहीं कहीं, जैसे जहाँ पर ये भी है, जहाँ जिन जंगल में ये दिखाई देता है, इसको बोलते हैं बांदा, लोकल भाषा में बांदा कहते हैं आर्किड को। और ये जहाँ पर जो जंगल में पाया जाता है, तो उसका ये मतलब हुआ कि यहाँ प्रदूषण जीरो है ना, प्रदूषण जीरो है आर्किड, ठीक। आर्किड की 7 प्रजातियाँ ऐसी हैं। कितनी? 7 प्रजातियाँ, जिसका पॉलिनेशन मच्छर करते हैं, ठीक है। तो मच्छर भी कहीं ना कहीं मतलब। अब बताइए, अगर सर्प नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल, मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र बता दिया हूँ, फूड चैन बता दिया हूँ, सब कुछ बता दिया।
बहुत सारे ऐसे जीव जो बढ़ जाएंगे। क्या हो कितना बायोडाइवर्सिटी मैं कोई ज़्यादा तकलीफ का सामान यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ। आसान है ना। नहीं मैं थोड़ा सा मतलब आपको इसके बारे में बताऊँ। जैव विविधता कोई बताएगा जैव विविधता की परिभाषा? अच्छा मुझको फीवर है और थोड़ा सा गला क्या बोलते हैं, सर्दी जुकाम भी है। जितना हो रहा है मैं तो बता सकता हूँ। कुछ पक्षियों एवं पेड़ पौधों को सुरक्षित कोई बताएगा जैव विविधता की परिभाषा? जीवों में होने वाली विविधता। विविधता ये ठीक तो है लेकिन पूरा नहीं। विभिन्न प्रकार के जीव जो होते हैं वो जैव विविधता कहलाते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे हम यहाँ पर खड़े हुए यहाँ खड़े हुए ना, तो यहाँ पर यही जंगल है ना, तो यहाँ पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, जितने भी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और जितनी भी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो, तो इस जंगल की वो क्या कहलाएगी? बायोडायवर्सिटी। जब बहुत ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु और बहुत अधिक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएगी तो क्या कहेंगे हम उसको कि यहाँ की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत घनी है। ठीक है ना? तो जहाँ पर बाघ रहेगा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी हमेशा बहुत अच्छी। अब जहाँ पर इकोसिस्टम चल रहा है आसानी से, इसका उल्टा आप ले लो रेगिस्तान, उसको तुलना करो जहाँ पर इकोसिस्टम बैलेंस चलेगा, जहाँ पहली बात तो जहाँ इकोसिस्टम अच्छा चलेगा वहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी रहेगी, है ना। जो जहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी रहेगी वहाँ का इकोसिस्टम बैलेंस चलेगा, और जहाँ का इकोसिस्टम बैलेंस चलेगा वहाँ पर मतलब पूरा शुद्ध यानी पूरा शुद्ध यानी क्लाइमेट पूरा शुद्ध हवा रहेगी, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण बहुत ज़्यादा होगा, ये सारी की सारी चीज़ें, पर्यावरण एकदम स्वच्छ होगा। ठीक है ना। तो अब थोड़ा समझ गए आप लोग, बायोडाइवर्सिटी याद रखेंगे कि नहीं याद? हमारे यहाँ पर बारात जिले में किस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी, वन क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है और वो विश्व प्रसिद्ध भी है दोनों। हमारे सिलवाड़ जिले की बात कर रहे हैं। पातालकोट। किसने बोला पातालकोट। तालियां तालियां तेज कर लेना है कि तालियां और बजो। क्या चिली? सबसे अच्छी जैव विविधता पातालकोट। कोई करना नहीं आ रहा, बता रहा हूँ